नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश शिक्षा में। दोस्तों, अभी तक हम संधि प्रकरण को लेकर चल रहे थे और संधि में हमने मुख्य रूप से स्वर संधि को ख़त्म कर लिया है। अब हम स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि को पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, आज से हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। दोस्तों, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें ही बता दिया गया था आपको कि संधि कितने प्रकार से हो सकती है। तो मुख्य रूप से हमने बताया था आपको कि संधि 6 प्रकार से हो सकती है, जिसमें कुछ कैटेगराइज करके स्वर संधि में बता दिया गया था कि स्वर संधि केवल एक प्रकार से हो सकती है, जब स्वर स्वर के साथ मिले हों, और बाकी 3 प्रकार से व्यंजन संधि हो सकती है। तो 3 और 1 4 हुआ, और 2 प्रकार से जो होती है विसर्ग संधि वो होती हैं। हम देखते हैं कि व्यंजन संधि 3 प्रकार से जो होती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले स्वर का योग यदि व्यंजन के साथ हो रहा है तो व्यंजन संधि होगा। दूसरा, यदि व्यंजन का योग स्वर के साथ हो रहा है तो भी व्यंजन संधि होगा। तीसरा, यदि व्यंजन का योग व्यंजन के साथ हो रहा है तो भी व्यंजन संधि होगा। ये 3 तरीके हैं व्यंजन संधि के निर्माण के। इन जगहों पे हमेशा ही व्यंजन संधि होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम पद के अंतिम अक्षर में स्वर है और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में व्यंजन है तो वहां पर सदैव ही व्यंजन संधि होती है। दूसरी बात, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर है तो भी वहां व्यंजन संधि ही होता है। तीसरी बात, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन है और दूसरे पद का प्रथम अक्षर व्यंजन है तो भी वहां सदैव ही व्यंजन संधि होता है। तो ये व्यंजन संधि के प्रकार हैं कि इन प्रकार से हम व्यंजन संधि बनाते हैं या बनती है। आइए देखते हैं कुछ नियम हैं व्यंजन संधि बनाने के। जो पहला नियम है, ये लिखा हुआ है पहला। एक लिखने के बाद ला लिखा मैंने, इसका मतलब हुआ पहला। पहला योग स्वर या तीसरा या चौथा या अंतस्थ। आप एक बार इसको समझ लें। पहला योग स्वर या तीसरा या चौथा या अंतस्थ। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से इसको देखेंगे। ये पहला नियम है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि आपने व्यंजन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन होते हैं का च त टप, का च त टप 25 होते हैं। पहला का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि का, च, ट, त और पा, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। उसके बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा अक्षर मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे कवर्ग का तीसरा अक्षर का, खा, गा, चवर्ग का चा, छा, जा, टवर्ग का टा, ठा, ड, तवर्ग का ता, था, द, ऐसे ही पवर्ग का पा, फा, बा,
या चौथा अक्षर या फिर अंतस्थ कोई भी आए तो ये पहला वाला सदैव चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ये तीसरे में चेंज हो जाता है। ये सदैव तीसरे में चेंज हो जाता है। एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूं कि यदि किसी वर्ग का, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का पहला अक्षर यानी का, चा, टा, ता, पा में से कोई भी हो, उसके बाद कोई भी स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, या फिर चौथा अक्षर हो, या फिर अंतस्थ हो, तो पहला यानी कि का, चा, टा, ता, प ये चेंज होकर के उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में हमेशा बदल जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ये मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। अब हम एक एक उदाहरण को देखते हैं कि कैसे हम संधि करते हैं। हमारा जो पहला नियम था यही था कि पहला के बाद अगर स्वर आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है या अंतस्थ आता है तो पहला सदैव चेंज होकर के तीसरे में आ जाता है। हम देखते हैं यहां से वाक प्लस जाल। यहां पे पहला आ रहा है, कवर्ग का का आ रहा है और इधर जा आ रहा है जो कि चा, छा, जा, ये चवर्ग का आ रहा है यानी कि तीसरा है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है। अब जो पहला अक्षर है, मतलब पहले वर्ण किसी भी वर्ग का पहला अक्षर चेंज होकर के तीसरे में हो जाता है। तो यहाँ पे ये का चेंज होकर के तीसरे में हो जाएगा, यानी का है तो का, खा, गा, ये का गा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम लिखेंगे ये वाक्जाल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वाक्जाल बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा, वाक प्लस ईस लिखा हुआ है, वाक प्लस ईस का है और इधर स्वर है। तो ये जो हमने बताया था पहला नियम ये लागू होगा और का बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी का, खा, गा। तो ये हो जाएगा और चूंकि गा आधा है और उसके बाद स्वर आ रहा है तो ये गा पर स्वर लग जाएगा, ये स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो वाह, और ये दीर्घ ई है तो दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी इस पे और ये शब्द बन जाएगा वागीस। इसी तरीके से हम देखते हैं तीसरा देखते हैं। लिखा है उत ता, यानी कि तवर्ग का पहला आ रहा है। ता पहला आना चाहिए किसी भी वर्ग का, चाहे वो का हो, चा, टा, ता, पा, किसी का हो, पहला आना चाहिए। तो पहला आ रहा है तवर्ग का, उसके बाद स्वर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ता चेंज होकर के तीसरे में जाएगा, अपने के तीसरे में, यानी कि ता, था, दा में जाएगा। तो ये हो जाएगा उत था और ये अब दा हो जाएगा। उसके बाद आ और या, ये आधा दा और इसके बाद आ है तो ये पूरा हो जाएगा। तो उदय बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं चौथा, षट योग आनन। टा टवर्ग का पहला है, इधर स्वर है तो जो हमारा पहला नियम है वो अप्लाई होगा यहाँ पे, और टा अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि टा, ठा, डा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डा हो जाएगा, क्योंकि आधा टा है तो आधा डा होगा, हलंत का आएगा। फिर आनन, इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा षडानन, ये हो जाएगा षडानन। अब देखते हैं आखिरी उदाहरण, पांचवा। लिखा हुआ है अप
द, लिखा हुआ है अपद। अब ये पा अपने वर्ग का यानी कि पवर्ग का पहला अक्षर है और इधर दा है। दा ये तीसरा अक्षर पड़ता है तवर्ग का, ता था दा। पहले ही मैंने बताया था कि पहला हो किसी भी वर्ग का पहला, उसके बाद तीसरा मतलब तीसरा अक्षर हो किसी वर्ग का, तो ये तीसरा अक्षर पड़ रहा है। यहां भी ये नियम लागू होगा। पा, ये पा अपने के तीसरे में बदल जाएगा, तो पा फा बा, ये आधा बा हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेंगे। और दा, अब इसको हम ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा अब्द। तो इस प्रकार से हम पहले नियम के तहत संधि बनाते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं, कई सारे नियम हैं जिनको हम आगे बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है पहला के बाद पंचमा अक्षर हो, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर में खास करके ना और मा हो, ना और मा हो, तो ये पहला सदैव चेंज होकर के, पहला चेंज होकर के पंचमा अक्षर ही बनता है, पंचमा अक्षर बना लेता है। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए उदाहरण को हम लिख लेते हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने नोट कर लिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि संधि कैसे बनाते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, वाक प्लस मैं, वाक योग मैं। जो नियम है, ये नियम कहता है किसी भी वर्ग का, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद पंचमा अक्षर में ना और मा हो, तो पहला अक्षर अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। यहाँ पे का आ रहा है और इधर मा आ रहा है, ना और मा में से एक मिल रहा है और इधर वर्ग का का पहला है, तो यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है। अब ये का अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो का पंचमाक्षर का खा गा घा अंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि हलंत लगा है तो हलंत लगा रहेगा, पीछे का नोट कर लेंगे हम। ये हो जाएगा वांग्मय। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये हो जाएगा वांग्मय। दूसरा देखते हैं, है लिखा उत और नति। तवर्ग का पहला है, पहला तवर्ग का पहला, ना मिल रहा है, तो यहाँ भी ये नियम लागू होगा। और ता अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में यानी कि ता था दा धा और ना में बदल जाएगा, तो ता ना में बदल जाएगा। और आधा यहाँ पर ता है, तो यहाँ पर हम जब ना में बदलेगा तो ना भी हलंत के साथ आएगा। और इधर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे उन्नति। अगला देखते हैं, तीसरा षट योग मास। टवर्ग का पहला टा और मा, ये नियम इस पे लागू हो रहा है। तो अब टा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में जाएगा बदल के, चेंज होकर के, तो टा ठा डा ढा अड़ा, तो ये टाड़ा में जाएगा, बन जाएगा। और आधा इस तरीके से लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा षण्मास। एक दो उदाहरण और हैं, हम देखते हैं। चौथा उदाहरण लिखा है
जगत योगनाथ। चूंकि त वर्ग का ता पहला है और इधर ना मिल रहा है यहाँ से, यहाँ भी ये नियम लागू होता है। और ता अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो ता था दा धा ना, ये ना में आ जाएगा। आधा ता है तो आधा ना होगा, इधर का पूरा वैसे ही, ये हो जाएगा जगन्नाथ। और पांचवा उदाहरण देखते हैं, जगत योग माता। जगत योग माता, यहाँ भी ता तवर्ग का पहला है, माँ यहाँ से मिल रहा है पंचमाक्षर का, तो ये भी ता अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ता था दाधा ना में, यहाँ भी ये आधा ना होगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है। और इधर माता, ये हो जाएगा जगन माता। मित्रों, तो इस प्रकार से हम 2 नियम देख चुके हैं। अभी भी कई नियम बचे हैं जिनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आप इसको देखिए, आपको वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।